है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये भी आप देखेंगे कि ये जो टॉपिक है आपका, ये आप समझिए कि इस चैप्टर का एक तरह से ये बैकबोन है, ये पूरे इस चैप्टर का वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसमें क्या है कि अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी है अभी तक, उसको थोड़ा सा हम एक बार आपको रिकैप्चुलेट करा देते हैं। एक बार जो अभी तक पहले आपने पढ़ा है, जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, उसमें पहला ये कंडीशन था कि वर्क के लिए हम लोगों ने दो तरह की बातें करी थी कि एक तो था कि वेरिएबल फोर्स के लिए और एक था कांस्टेंट फोर्स के लिए। तो कांस्टेंट फोर्स जो था वो आपका क्या था कि फोर्स जो है, ये फोर्स में बी परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, एक कंडीशन ये था। तो इस कंडीशन में वर्क डन हमारा क्या होता था, जीरो होता था। दूसरा ये था कि फोर्स हमारा कांस्टेंट है बट कुछ एंगल अगर बना रहा है इसके साथ, ये एफ फोर्स है, ये थीटा एंगल है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर एफ कॉस थीटा होता था, एंड इसके थ्रू जो वर्क डन होता था दैट इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ आर होता था, या एफ डॉट आर भी इसको कहते थे। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होता था। एक ये निकाले थे। उसके बाद ये निकाले थे कि एक मान लिया जाए कि आपका जो है कि वर्क इधर, फोर्स इधर लग रहा है ग्रेविटी का, और ये ऑब्जेक्ट हमने रेफरेंस लाइन यहीं से लिया, एच हाइट नीचे चला। तो इस केस में जो वर्क डन है वो हमारा क्या होता था, एम जी इंटू एच होता था, ये वर्क डन होता था। ये कंडीशन भी हमने डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद हमने एक इस वेरिएबल फोर्स के लिए दूसरा जो था दैट वाज वेरिएबल फोर्स, और वेरिएबल फोर्स में हमने लिया था स्प्रिंग वाला कंडीशन। और स्प्रिंग के केस में जो हमने वर्क डन निकाला था वो आया था माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर था, हाफ के एक्स स्क्वायर था। या एक और ये भी निकाले थे 1/2 के एक्स वन स्क्वायर माइनस के एक्स टू स्क्वायर। ये दो कंडीशन हमने बात करी थी इस पर। इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कशन किया हुआ था। आज हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इसको क्या कहते हैं, एक ये भी हमने देखा था पीछे, ये निकाला था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है वर्क डन के। ये पहला लेक्चर जब हमने बात किया था उस समय ये रिलेशन डिस्कस किया हुआ था। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में, जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा वो आपके किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये सारे चीजें हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो आज हम देखेंगे इसको कि क्या ये हर केस में इज इट पॉसिबल कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये क्या वर्क डन के इक्वल होगा, ऐसा क्या हर केस में ऐसा होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो किस कंडीशन में होगा, और नहीं होगा तो किस कंडीशन में नहीं होगा। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल के से हम समझने का कोशिश करते हैं इस चीज को, कि आपके पास मान लीजिए कि दो चार्ज है। सपोज करिए एक चार्ज मैंने यहाँ लिया, सपोज करिए ये है, इस पे मैंने लिया पॉजिटिव चार्ज, और एक चार्ज यहाँ लिया मैंने, से आइडेंटिकल चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे ले लिया, निगेटिव ले लिया। तो अब आप इसको जानते हैं कि ये, मान लीजिए कि ये वाला चार्ज हमारा जो है, कि सपोज करते हैं कि ये ए है एंड दिस इज बी। तो हम जानते हैं कि ये दोनों चार्ज जब अपोजिट नेचर का है तो फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्शन का लगेगा। यानी कि ये बी चार्ज जो है इसको क्या करेगा, अपनी तरफ जो खींचेगा जिस फोर्स से, दैट फोर्स इज कॉल्ड एफ ए बी, यानी कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन चार्ज ए ड्यू टू बी। यानी कि ए पे बी ने जो फोर्स लगाया दैट इज डिनोटेड बाय एफ ए बी। उसी तरह से ए भी इस पे एक फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन का, ऐसे लगेगा ये, दैट फोर्स इज कॉल्ड एफ बी ए, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू चार्ज ए।
अब इस फोर्स को जब आप देखेंगे दोनों फोर्स को, तो ये क्या है कि एफ बी ए फोर्स इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई जरा बराबर भी डाउट नहीं है। ये दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट होगा, तो ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल हो गया और अपोजिट है। तो इस दोनों फोर्स को अगर ऐड कर दिया जाए, मान लिया जाए इसको अगर हम ऐड कर दें, एफ बी ए प्लस एफ ए बी विच विल बी इक्वल टू जीरो, दोनों फोर्स का सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब अगर हम ये पूछें कि ये बताइए कि ये दोनों फोर्स का जो सम हो गया ये तो हो गया जीरो, अब इसके जीरो होने से जब ये चार्ज मूव करेगा, यहां से ये मूव करेगा, तो अभी तो ये रेस्ट में है, तो इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, यहां से यहां तक जाने में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। इसके भी काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, चेंज होगा। जब ये यहां से मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी में इसका चेंज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू किसके होता है, वर्क डन के। अब इसमें हमको ये बताइए कि ये दोनों फोर्स का जब सम जीरो हो गया तो वर्क होगा कि नहीं। यहाँ पे मेरा ये है कि वर्क डन बाई एफ बी ए प्लस वर्क डन बाई एफ ए बी, क्या ये जीरो के इक्वल होगा। माई क्वेश्चन इज दैट वेदर इट इज इक्वल टू जीरो और नॉट, ये जीरो के इक्वल होगा कि नहीं होगा, आपको ये बताना है। तो ये आंसर है कि ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा अभी हम बताते हैं। दोनों के फोर्स का सम जीरो है, बट वर्क इज नॉट जीरो बाय दीज टू फोर्सेस। क्यों जीरो नहीं है, देखिए ये जब इधर को तरफ चलेगा, बी ए की तरफ ऐसे जाएगा इधर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर होगा। मान लिया जाए कि हमने इक्वल ही डिस्प्लेसमेंट लिया, एक्स डिस्प्लेसमेंट ये इधर चला, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव, फोर्स भी इस डायरेक्शन में निगेटिव। तो इस दोनों को ऐड करेंगे, इस वाले केस में इस दोनों को जब आप ऐड करेंगे, ये वाला, इस दोनों को जब आप ऐड करेंगे, ये दोनों फोर्स मल्टीप्लाइड बाई, दोनों निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे इसको मान लिया W1 है। उसी तरीके से यहां से चलिए, ये क्या है कि ये एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन में जाता है तो वो हम पॉजिटिव लेते हैं, फोर्स भी इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क हमको यहां से निकल जाएगा, इसके थ्रू जो वर्क निकलेगा दैट आई राइट हियर W2 विच इज इक्वल टू एफ ए बी इंटू एक्स। यानी कि ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे टोटल वर्क, सो टोटल वर्क विल बी इक्वल टू एफ ए बी इंटू एक्स प्लस एफ बी ए इंटू एक्स हो गया। यानी वर्क इसमें क्या हुआ, जीरो नहीं हुआ इस केस में, बट दोनों फोर्स का समेशन क्या है आपका, जीरो है। द टू फोर्सेज आर अपोजिट इन डायरेक्शन बट द डिस्प्लेसमेंट आर ऑल्सो अपोजिट। ये दो फोर्स तो अपोजिट है ही, साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी तो अपोजिट था। इसी वजह से thus the work done by the force are पॉजिटिव एंड एडेड, इसीलिए वर्क डन ये पॉजिटिव हो गया और इस दोनों को क्या कर दिया गया, यहाँ पे ऐड कर दिया गया। तो फोर्स का सम अगर जीरो हो जाए तो जरूरी नहीं है कि वर्क भी आपका जीरो हो जाएगा। thus the work thus the total work done on different particle of system by internal force may not be zero। ये कौन सा फोर्स है इसका, ये इंटरनल फोर्स है, दिस इज इंटरनल फोर्स। ये ध्यान समझिएगा, ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। हमने अभी तक जो भी बात करी है, पढ़ाई करी है, वो ऑल आर फॉर एक्सटर्नल फोर्सेस। ये टोटल वर्क डन, इसको हम लिख देते हैं टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन ऑन डिफरेंट पार्टिकल्स, ऑन
different particles on different particles of system by the internal forces, by the internal forces may not be zero, may not be जीरो। इंटरनल फोर्स के थ्रू फोर्स इक्वल है, अपोजिट है, लेकिन वर्क आपका जीरो नहीं भी हो सकता है, जो कि अभी हमने देखा वर्क जीरो नहीं है इस केस में। अब यहां से एक कंक्लूजन निकलता है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज आई राइट हियर, दिस इज चेंज, के मीन्स काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, of a system is equal to work done by, is equal to work done on the system, by external as well as internal फोर्सेस। नया एक चीज यहां निकल के आया, जब अभी तक हमने इससे पहले जो भी लेक्चर में बात किया था उसमें इंटरनल फोर्स का मैंने कहीं कोई जिक्र नहीं किया था, इसीलिए अब यहां हमने ये भी कहा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फोर्सेस। जनरली जो हम बात पढ़ते हैं उसमें इंटरनल फोर्स को नहीं कंसीडर करते हैं, बट हमें उसको भी कंसीडर करना चाहिए, इंटरनल फोर्स को। तो ये एक हमारा फाइनल कंक्लूजन ये निकल के आया कि जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो इक्वल होगा वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि चार्ज के केस में हमने अभी यहाँ देखा जो इंटरनल फोर्स हमारा है, ये वाला इंटरनल फोर्स आपका क्या है कि इंटरनल फोर्स जो लग रहा है एफ बी ए एंड एफ ए बी, दीज आर इंटरनल फोर्सेस। हालांकि इन दोनों का रिजल्टेंट जो है जीरो है फोर्स का, लेकिन फिर भी वर्क हो रहा है इंटरनल फोर्स के थ्रू, जो कि इसके चेंज काइनेटिक एनर्जी को भी ये चेंज करा रहा है। यहां से जब यहां जाएंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ जीरो है, फिर यहाँ पे तो वेलोसिटी है तो इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। उसी तरह से यहाँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो है, फिर जब ये मूव करने लगा तो वेलोसिटी आ गई, तो हाफ mv² इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स अभी हमने इससे पहले जितना भी पढ़ा है, जो एफ लिया है, टेंजेंशियल फोर्स लिया है या रेडियल फोर्स लिया है, ऑल आर एक्सटर्नल फोर्स, नॉट इंटरनल फोर्स। तो ये सारे आपके, अब इसमें आता है हमारा जो अगला टर्म है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब इस टर्म को जब समझ लेंगे देन आई विल गो टू द वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है और उसमें क्या क्या रिलेशन है वो देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी देखिए, पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए आपको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं ये होता क्या है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी mgh कह देते हैं, वो एक स्पेशल केस है, एक्चुअली स्पेशल केस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ mgh ही नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो उसका एक स्पेशल फॉर्म है, बट वो फाइनल नहीं है वो पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे जो है ये करते हैं, डिफाइन करते हैं, और क्या कैसे उसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल यहाँ है। सपोज करिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है, समझाने के लिए मैंने लिया कि ये v
वेलोसिटी से ऐसे v2 वेलोसिटी से मान लिया ये इधर जा रहा था और ये इधर जा रहा था, इनिशियली समझना है v2 एंड v1 से जा रहा था। मैंने जिस टाइम पे देखा दैट टाइम इज t1 पे ये ऐसे जा रहा था। इसको हम दूसरा ही स्लाइड ले लेते हैं, नहीं तो इसमें ओके। फिर से लिखते हैं इसको। ये हमारे पास दो पार्टिकल है यहाँ पे। ये जो है आपका, ये जो है आपका जा रहा था यहाँ से इस डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से, और इस डायरेक्शन में ये जा रहा था v1 वेलोसिटी से। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है, और जो टाइम हमने देखा ये टाइम इंटरवल हमारा t1 इक्वल टू t है। ये इस पे ये ऐसा जा रहा है। जब ये देखा गया कि ऐसा आप रखेंगे इसको, तो क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस है, तो तो क्या होगा इसमें, ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने के बाद मान लिया जाए कि जब इसको हमने छोड़ा तो कुछ दूर तो ये जाएगा ना, जाने के बाद यहाँ तक मान लिया ये आया और कुछ आगे ये पहुंचा यहाँ तक, फिर इसका वेलोसिटी यहाँ क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे v1 डैश डिक्रीज हो जाएगा। ये v2 डैश जो है पहले वाले वेलोसिटी से इसका कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इस दोनों पे चार्ज अपोजिट है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही बार रुक जाएगा, हमने वेलोसिटी दिया ये जा रहा था, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये कुछ दूर गया, इसके बाद वेलोसिटी इसकी रिड्यूस हो गई। अब उसके बाद रिड्यूस होके फिर जब हमने देखा कि कुछ समय के बाद देखा कि ये टाइम मान लिया टू टी टू इक्वल टू, यहाँ पे ये टी इक्वल टू t2 हो जाता है कोई दूसरे टाइम, 5 सेकेंड के बाद 10 सेकेंड के बाद देखा इसकी पोजीशन ये। अब देखा कि फिर ये क्या होगा, थोड़ा देर के लिए यहाँ पे रेस्ट में आएगा। फिर देखा कि अब ये फोर्स फिर इसको खींचना शुरू करेगा, और खींच करके मान लिया फिर उसी पोजीशन पे जो पहले यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक इसको ले आया सेम पोजीशन में। ये यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, सेम पोजीशन पे यहाँ पे लेके आया ये। तो जैसे ही यहाँ पे इसको लेके आया, तो अब आप इसको कह सकते हो कि ऐसा है कि अब इसके पास सेम वही वेलोसिटी हो जाएगा v1 v2, बट अब डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा, उसी वेलोसिटी से ये क्रॉस करेगा। ये आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये टाइम t3 इक्वल टू t इक्वल टू t3 है। अब देखिए हम फिर से एक बार इस डायग्राम को समझाते हैं। ये आपको पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये t1 है, ये जो है कि t टाइम पे है, t इक्वल टू t1 पे है। ये इसको हमने v1 वेलोसिटी v2 वेलोसिटी से ये जा रहा था, जाते जाते यहाँ पे कोई फिर ये रुकेगा थोड़ी देर के लिए, अब फिर यहाँ से ये क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये अंदर के तरफ ये वेलोसिटी इसका कम होने लगेगा, और कम होते होते बहुत कम हो जाएगा, जीरो हो गया, फिर उसके बाद ये रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगेगा, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव एंड निगेटिव है इसलिए। अब पहले वाला कॉन्फ़िगरेशन ये वाला है, इसका काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं कि k1 है, इसका काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं इस समय पे मान लो कि k2 है। ये वाले सेकेंड वाले कॉन्फ़िगरेशन के काइनेटिक एनर्जी k2 है। अब इस दोनों का जो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली k1 इज ग्रेटर देन k2 है। तो इस दोनों का जो डिफरेंस हुआ k1 माइनस k2, ये जो डिफरेंस हुआ ये गया कहाँ, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन ही तो चेंज हुआ। यहां से पहले इस पोजीशन पे था, अब इस पोजीशन पे आ गया। तो जब इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, यानी कि डिक्रीज हुआ काइनेटिक एनर्जी, तो वो काइनेटिक एनर्जी गया कहाँ, कहीं तो गया होगा वो काइनेटिक एनर्जी। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि जब यहाँ से k2 से ये चल के फिर यहाँ पे अपने ओरिजिनल पोजीशन को आ गया, तो फिर ये अपना ये काइनेटिक एनर्जी वही वाला गेन कर लिया, k1 आ गया इसके पास जो यहाँ पे था। सेम काइनेटिक एनर्जी इज रिट्रीव्ड हियर एज k1। तो अब ये k1 और k2 का जो बात हुआ, ये आया कहाँ और ये गया कहाँ, ये दोनों बात जो हमारी यहाँ पर जो बात होती है, यानी ये जो डिक्रीज हुआ काइनेटिक एनर्जी में यहाँ से यहाँ तक जाने में जो डिक्रीज हुआ वो कहाँ गया, और यहां से जाकर के यहाँ पे आने पे फिर वही एनर्जी जो ये गेन कर लिया, तो ये कहाँ से गेन किया, ये दो क्वेश्चन है। कि जब ये यहां से यहाँ गया तो ये अपने एनर्जी को डिक्रीज किया, तो वो डिक्रीज इन एनर्जी कहाँ से आया, क्यों कहाँ चला गया वो, और फिर यहाँ से यहाँ तक जब इस पोजीशन से चला, यहाँ से फिर यही पोजीशन पे आ गया, अपने ओरिजिनल वाले एनर्जी को गेन कर लिया, तो इसको एनर्जी मिल कहाँ से गया ये एनर्जी। तो ये जो चेंज जो हुआ ड्यू टू द पोजीशन, चेंज
इन काइनेटिक एनर्जी में जो ये चेंज जो हुआ, चेंज किया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे क्या है, डिक्रीज किया, इनफैक्ट डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जो हुआ, ये किसके वजह से हो रहा है, डिक्रीज किया यहाँ काइनेटिक एनर्जी। कितना डिक्रीज किया, K1 माइनस K2 से डिक्रीज कर गया ये। अब जो है कि फिर उसके बाद क्या हुआ, ये पार्टिकल फिर यहां से ये मूव करने लगा, इसी जगह पे आ गया, तो ये क्या कर लिया, फिर अपना वही काइनेटिक एनर्जी जो है K1 जो है अगेन रीच कर लेता है इस पोजीशन में। K1 इसका काइनेटिक एनर्जी फिर आ गया। अब इसका जो है कि इट सीम्स मीनिंगफुल एंड रीजनेबल इफ वी थिंक ऑफ येट अनदर काइंड ऑफ एनर्जी विच डिपेंड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन। एक अनदर टाइप की एनर्जी की हम बात करते हैं, अनदर टाइप ऑफ energy that depends upon another type of energy that depend on configuration, depends on configuration, it is called potential energy, it is called potential एनर्जी। इसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जो है, अब क्या होगा कि जब जितना ये काइनेटिक एनर्जी अपना लूज करेगा, वही काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि जब सिस्टम यहां से आपका चेंज हो करके इस पोजीशन पे आया, ध्यान से समझिए, जब ये सिस्टम आपका यहाँ पे था पहले, जब यहाँ पे आ गया तो इसका पोजीशन चेंज हो गया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई, तो इसके पोजीशन के चेंज के वजह से, कॉन्फ़िगरेशन के चेंज के वजह से इसमें वो एनर्जी स्टोर हो गई, तो उस एनर्जी को पोटेंशियल कहेंगे। फिर जब यहाँ पे ये गेन किया अपना ओरिजिनल वाला काइनेटिक एनर्जी, तो यही वाला पोटेंशियल एनर्जी क्या किया, ये लूज कर दिया। तो इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग है कांस्टेंट होने का, क्या मतलब है कि के प्लस पीई ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट को हम मान लो सी से दिखाते हैं, कांस्टेंट है। अब अगर इसमें हम चेंज लगा दें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कह दिया जाए, तो वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये जो है चेंज का क्या मतलब है कि ये जीरो तभी हो सकता है चेंज, ध्यान से समझना है कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी घटना होगा, और अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज होना पड़ेगा, तभी इसका सम क्या होगा, कांस्टेंट रहता है।